हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी वी मेक इट इजियर। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 31st चैप्टर RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022 के लिए। ये हमारा कोर्स इंग्लिश ग्रामर का है। ये जो कोर्स है ये हाई कोर्ट क्लर्क के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा कोई भी आप RPSC या RSM SSB की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाय प्रोफेसर VK रस्तोगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल रेडिजी वी मेक इट इजियर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ ये लोगो आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं या कोई भी सजेशंस अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं angrezi-in-english@gmail.com। तो चलिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 31st हमारी वीडियो है। इससे पहले मैं आपको बता दूं हम आर्टिकल और डिटर्मिनर्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं और इसके अलावा हम प्रपोजिशंस भी कंप्लीट कर चुके हैं और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 4 चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है उसमें है ये। तो ये हम कंप्लीट कर लिए हैं हमने। इसके अलावा हाई कोर्ट क्लर्क में भी ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं और इसी बुक से लगभग सारी जो भी है डिटेल्स आ जाती हैं। इसके अलावा कोई सिलेबस में आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इसके लिए करेंगे, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। चलिए शुरू करते हैं। वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं ये तो नहीं कहूँगा दोस्तों कि पिछले जो हमने सिलेबस में अभी पढ़ा है, मतलब प्रपोजिशंस हैं, टेंसेज हैं और बाकी सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये नहीं कहूँगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है, कुछ नियम हमें याद रखने हैं, फिक्स प्रपोजिशंस होते हैं वो हमें याद रखने हैं और वो प्रैक्टिस के साथ समझ में आने लग जाते हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस हैं या नरेशन जो होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। तो अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करें। पहला है हमारा एक्टिव वॉइस। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, फिर हम देखेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है, मतलब इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ये लिखे जाते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस में, मतलब काम को करने वाला होता है। ठीक है, सब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं दोस्तों। पहला होता है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, GRAMMA, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। दूसरा हमारा होता है दोस्तों, पहला ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गया और दूसरा हमारा होता है डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम इसीलिए लिखते हैं कि सब्जेक्ट का मीनिंग जो है जो काम करने वाला होता है, लेकिन वो ग्रामेटिकल हो सकता है। डूअर ऑफ द एक्शन मतलब काम करने वाला, स्पेशली काम करने वाले के हम बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस समझना होगा, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है और डूअर ऑफ द एक्शन क्या है। ठीक है, जैसे अब पहले हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या है और किस तरीके से ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और इसके फंडे को हम समझने की कोशिश करेंगे, ये है क्या। पहली जो चीज़ थी हमारी वो हमने लिखा ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, GRAMMATICAL, ग्रामेटिकल, और सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट। दूसरी मैंने जो चीज़ बताई वो था आपका डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब काम को करने वाला। ठीक है, जैसे हमने टेंसेज में देखा दोस्तों कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो पास्ट टेंस में भी लिखा जा सकता है, फ्यूचर में भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमने देखी कि असल में हम बात कर रहे होते हैं किसी और समय की, लेकिन सेंटेंस को लिखते समय हम दूसरे ही सेंटेंस में उसको लिख सकते हैं। मतलब प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं लेकिन हम फ्यूचर में उसके फ्यूचर वाले सेंटेंस में उसको लिख सकते हैं। मतलब फॉर्मेट अलग होता है, फॉर्मेट होना एक अलग चीज़ है और किस समय की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है,
तो इसी तरीके से ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है और डूअर ऑफ द एक्शन क्या है उसको हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ एक दोस्तों, माई वाइफ इज माई वाइफ इज कुकिंग, COOKING, कुकिंग राइस। ठीक है, मेरी जो वाइफ है वो राइस कुक कर रही है, चावल पका रही है। ठीक है, अब देखो माई वाइफ जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टेंस में हमने देखा था किस तरीके से काम करती हैं, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहली जो चीज़ है ये है सब्जेक्ट, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये जो है ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब किस पे काम किया जा रहा है, कार्य करने का असर किस पे पड़ रहा है, तो राइस पे पड़ रहा है, कुक करने का जो असर है। अब माई वाइफ जो है यहाँ पे आप देख लें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट तो है ही, अब डूअर ऑफ द एक्शन क्या हो गया, काम को करने वाला कौन है, तो काम को करने वाली भी यहाँ पे माई वाइफ है, तो सब्जेक्ट भी और डूअर ऑफ द एक्शन भी। एक्शन ये दोनों अगर सेम हो, ठीक है, ये दोनों अगर सेम हो तो आप समझ लीजिए कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, नहीं तो वो पैसिव वॉइस में लिखा रहेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस में लिखे रहने पे आपको कैसे समझ में आएगा कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट में और डूअर ऑफ द एक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि वाइफ इज नॉट ओनली द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बट ऑल्सो द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन ऑफ कुकिंग, कुक करने का काम भी वही कर रही है, और ग्रामेटिकल के हिसाब से अगर देखा जाए, ग्रामर के हिसाब से, तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ही सब्जेक्ट है और यही काम करने वाली है। ठीक है, हिंदी में अगर बोलें तो जब क्रिया का कर्ता कार्य को करने वाला होता है, कर्ता भी यही है, माई वाइफ ही करता है, और कार्य को करने वाली भी यही है। ठीक है, तो हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं पैसिव वॉइस में। दूसरा हमारा था पैसिव वॉइस। दूसरा हमारा था पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे भी हम दोनों चीजें देखेंगे। पहली चीज हमने क्या देखी थी, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, GRAMMATICAL, ग्रामेटिकल। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा हमने देखा था डूअर ऑफ द एक्शन, DOER, डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला कौन है। ठीक है, करता कौन है, काम करने वाला कौन है। अब एग्जाम्पल के लिए ऊपर जो सेंटेंस था, ये वाला सेंटेंस दोस्तों, माई वाइफ इज कुकिंग राइस, ये हमने लिखा था, है ना, मेरी वाइफ जो है वो राइस पका रही हैं, चावल पका रही हैं। अब इसको ही अगर मैं पैसिव वॉइस में लिखूं, अभी आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे किया, उसके नियम हम पढ़ेंगे, उसको हम देखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन में फ़र्क होता है। वे वो दोनों एक्टिव वॉइस में सेम होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में वो सेम नहीं होते हैं। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन डूअर ऑफ द एक्शन जो है वही रहता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। जब एक्टिव वॉइस का यूज़ करेंगे, एक्टिव वॉइस का यूज़ हम तब करते हैं जब कर्ता भी वही होगा और डूअर ऑफ द एक्शन भी वो वही होगा और सब्जेक्ट भी वही होगा। मतलब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट भी सेम चीज़ है और डूअर ऑफ द एक्शन भी सेम चीज़ है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है उसको हम देखेंगे। राइस इज बीइंग कुक्ड, COOKED, कुक्ड बाय माय वाइफ। ठीक है, राइस इज कुक्ड बाय माय वाइफ। तो राइस यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने टेंसेज में देखे थे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो राइस जो है ये सब्जेक्ट है, इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, बीइंग उसके लिए लगता है, कुक जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, ये प्रपोजिशन आ गया। ठीक है, और माई वाइफ जो है ये यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपने पहले अगर नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम सुन ये रखा होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। अब आप देखिए
राइस यहाँ पे सब्जेक्ट है। पहली बात, ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है या नहीं? यस, ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट तो है। लेकिन दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, ये डूअर ऑफ द एक्शन है या नहीं? नहीं है। काम करने वाला राइस नहीं है, ये काम करने वाला नहीं है। काम करने वाली तो अभी भी माई वाइफ है, क्योंकि खाना पकाने का काम मेरी वाइफ कर रही है, तो करता वही है। लेकिन वो इस समय पे इस वाली सेंटेंस में ग्रामेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो जहां पे ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, अब ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ये हो गया, और डूअर ऑफ द एक्शन माई वाइफ ही रहेगी अभी भी। तो जब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन सेम नहीं हो, मतलब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, सॉरी मैं डिलीट कर देता हूं, जब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट एंड डूअर ऑफ द एक्शन सेम नहीं है, तो उस समय पे हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पहली मेन चीज जो डिफरेंस वो रहता है वो क्या है। एक्टिव वॉइस में ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन सेम होगा। पैसिव वॉइस में ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन एकदम अलग अलग होते हैं। ठीक है, when the grammatical subject of the verb is not the doer of the action and is in fact the receiver of that action, the verb is said to be in passive voice। जब क्रिया का कर्ता कार्य के द्वारा प्रभावित होता है तो हम उसे पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। ऐसी जगह पे हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, राइस जो है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट तो है, लेकिन डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, मतलब कार्य को करने वाला नहीं है कार्य का, बल्कि उस पर प्रभाव पड़ रहा है। कुक करने का जो काम किया जा रहा है उसका प्रभाव राइस पे पड़ रहा है, चावल पर पड़ रहा है। काम करने वाला असल में माई वाइफ है। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पूरा 5 से 7 मिनट का टाइम लेके मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब मेन चीज इसके बाद हम देखते हैं, पहला है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस जो है इसको हम हिंदी में बोलेंगे कर्तृवाच्य। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारा है पैसिव वॉइस, PASSIVE, पैसिव वॉइस, और इसे हम बोलते हैं कर्मवाच्य। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, एक मेन डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस में कर्ता या सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन पे या सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है। सब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा, सब्जेक्ट पे अगर जोर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस हमें बोलते हैं। पैसिव वॉइस जब कार्य को महत्व दिया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट या कार्य को महत्व दिया जाता है, तो उस समय पे हम पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं। कर्ता पर जोर दिया जाता है और यहाँ पर कार्य पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए मैं सेंटेंस लिख लेता हूँ। पहला मैं सेंटेंस लिखता हूँ, रमन रोट ए बुक, रमन ने एक किताब लिखी। दूसरा मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसी को पैसिव वॉइस में मैं चेंज कर रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस है और ये चेंज होकर यहाँ पर पैसिव वॉइस में बदल गया है। तो पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे, ये बुक वॉज रिटन बाय रमन, रमन के द्वारा एक बुक लिखी गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस और ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब हम देखेंगे रमन रोट ए बुक, इसमें दोनों का अर्थ सेम ही है। रमन ने एक किताब लिखी, एक किताब रमन के द्वारा लिखी गई, इसको बोलने का सिर्फ मतलब बदल गया है, लेकिन किताब लिखने वाला रमन है, जो लिखी गई है वो किताब है। कार्य कौन सा किया गया है, लिखने का किया गया है, दोनों ही में ही सेम चीज है। लेकिन एक्टिव वॉइस में हम देखेंगे, अगर बात की जाए कि इसमें महत्व किस चीज को दिया जा रहा है, तो रमन को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि रमन यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो होता है उस पर जोर दिया जाता है, सब्जेक्ट ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक सेंटेंस में होता है। ठीक है तो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूं, कर्ता पर जोर है। ठीक है, नीचे ए बुक, अब
रमन से ज़्यादा अब ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती है ये बात कि किताब किसने लिखी है, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस वाले सेंटेंस में कि एक किताब लिखी गई है। ठीक है, एक किताब लिखी गई है रमन के द्वारा, तो रमन कम इंपॉर्टेंट है, किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या है, रमन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किताब कम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कर्म पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, कर्म पर जोर दिया जा रहा है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब पैसिव वॉइस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। ठीक है, ये भी सवाल उठता है, पैसिव वॉइस का ये उपयोग हम कब करेंगे। पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू ले एम्फेसिस ऑन थिंग्स डन और थिंग्स एक्टेड अपॉन इंस्टेड ऑफ ऑन द डूअर और द एजेंट। ठीक है, it should be borne in mind that all the sentences of the active voice should not be turned into passive voice. Some sentences when turned into the passive voice look awkward and clumsy, मतलब वो अजीब दिखते हैं। अब हिंदी में मैं आपको बताता हूँ पैसिव वॉइस को यूज कब करते हैं, टू एम्फेसाइज, ठीक है, द थिंग डन। ठीक है, काम जो किया गया है उस पे जोर देने के लिए। ठीक है, डूअर पे जोर नहीं देना है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा हमें ये देखना है कि पैसिव वॉइस सारे ही सेंटेंसेस का हम नहीं बनाएंगे। कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका हमको पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब वो वाले सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने की अब कोशिश करेंगे। जैसे कुनैन, ये आप सबने दोस्तों मेरे हिसाब से तो बचपन में सबने ये वाली गोली खा रखी होगी, और इसे हम बोलते हैं कुनैन, बोलते हैं कुनैन की गोली। ठीक है, तो कुनैन टेस्ट इज बिटर, कुनैन जो है वो कड़वी लगती है। ठीक है, अब वो कड़वी लगती है, उसको कड़वी किसी ने बनाया नहीं है, मतलब कुनैन पे अभी कोई काम करा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस में अभी ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अभी मैं ऐसे ही लिखा हूँ, अभी मैं इसको पैसिव वॉइस में मान लो चेंज कर दूँ, चेंज तो आप कर सकते हैं इसको पैसिव वॉइस में, लेकिन वो ऑकवर्ड लगता है और उस वजह से उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं हम। जैसे अब मैं लिखूँ कुनैन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब आप दोस्तों जैसे हिंदी में मैं इसको बोलूं कुनिन, कुनिन कड़वी लगती है, अगर अब मैं इसको ऐसे बोलूं तो आपको कितना अजीब लगेगा, आप खुद सुन के देखें। कुनैन को जब टेस्ट किया जाता है तो वो कड़वी लगती है, आपको कौन सा सेंटेंस ज़्यादा ठीक लग रहा है, यही लग रहा होगा एक्टिव वॉइस वाला। तो ऐसे वाले सेंटेंस इसमें कोई करता नहीं दिख रहा हो आपको, इस तरीके की बात अगर आ रही हो तो उस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हमको चेंज करने से हम बचते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा, द रोज smells sweet, SMELLS, smells sweet. The rose is sweet when smelt. ठीक है, रोज जो है, अब मैं इसको बोलूंगा रोज मीठा लगता है, मतलब खुशबू उसकी अच्छी आती है, रोज की खुशबू अच्छी आती है। अब मैं ये बोलूं रोज को जब हम सूंघते हैं तो उसकी खुशबू अच्छी आती है। अब आपको बताओ कौन सा सेंटेंस ज़्यादा सही लग रहा है, एक्टिव वॉइस वाला, ऑब्वियसली सभी को एक्टिव वॉइस वाला ही सेंटेंस ज़्यादा ठीक लगेगा। ठीक है, तो since the possessive voice sounds impersonal, it is used in preference to active voice in scientific and technical processes and objective reporting. अब नेक्स्ट वाली जो हम बात करेंगे, मतलब यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस जो रहेगा उसको उस समय पे हम यूज नहीं करेंगे जहाँ पे वो ऑकवर्ड फील होने लग जाए, जहाँ पे कोई करता ही नहीं मिल रहा हो काम करने वाला, तो उस जगह पे हम वहाँ से उससे बचने की कोशिश करते हैं। चेंज इसको किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको चेंज करने से हम बचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि और पैसिव वॉइस कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस यूज़ कहाँ करना है, सबसे पहले हमने देखा पैसिव वॉइस को यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, ये देख लिया।
क्योंकि जब हमको काम करने पे जोर, जो काम किया जा रहा है उस पर जोर दिया जाता है। अब जहाँ पे करता ही तरीके से नहीं दे रखा है तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करेंगे। अब वो वाली चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसेसेस, PROCESSES, प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग। इसमें भी ये वही चीज रहेगी। जब साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोसेसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कर्ता पर जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब कर्ता वहां पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, अखबार की जो न्यूज जो हम पढ़ते हैं तो उसमें कर्ता पर जो जोर नहीं दिया जाता है, कार्य पर जोर दिया जाता है। जैसे कि कॉमन सॉल्ट इज गॉट फ्रॉम द सी, फ्रॉम द सी। कॉमन सॉल्ट जो है उसको सी से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? समुद्र से प्राप्त किया जाता है। अब उसको कौन निकालता है, कौन नहीं निकालता है, कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो जहां पे हमें दिख रहा हो कि डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है, ऐसी जगह पे हम मोस्टली क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, क्योंकि काम करने वाले को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जो काम किया जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, वो रहेगा ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जब हमें रिपोर्टिंग करनी होती है, जब काम को बताना होता है, काम पे जोर दिया जाता है। जैसे व्हेन द CM, चीफ मिनिस्टर, was contacted, CONTACTED, when the CM was contacted and asked, ASKED, and asked why no action was being taken, against the dishonest traders and corrupt officials, ठीक है, कॉमा, he evaded to answer the questions directly, DIRECTLY। ठीक है, when the CM was contacted, CM से जब कांटेक्ट किया गया था। अब CM यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और उससे कांटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। किसने कांटेक्ट किया ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। रिपोर्टर्स उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, सिटीजन्स उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सोशल सर्विस कोई करते हैं वो लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कांटेक्ट किसने किया है। तो यहाँ पे कांटेक्ट किया गया है किसके द्वारा, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। ये ज्यादा जरूरी है कि किसको कांटेक्ट किया गया है। ठीक है, सो द CM वॉज कॉन्टेक्टेड बाई हुम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसके द्वारा किया गया है। तो ऐसी जगह पे हमने यहाँ पे यूज किया है पैसिव वॉइस। एंड आस्क, उनसे पूछा गया। अब कौन पूछ रहा है ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो सवाल है वो जरूरी है। एंड आस्क व्हाई नो एक्शन वाज बीइंग टेकन अगेंस्ट द डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स एंड करप्ट ऑफिशियल्स। उनसे ये पूछा गया कि ऐसा कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स की वजह से, ट्रेडर्स के खिलाफ, जो डिसऑनेस्ट जो व्यापारी हैं उनके खिलाफ, या करप्ट जो ऑफिशियल हैं उनके खिलाफ, ठीक है, अधिकारी जो हैं करप्ट हैं उनके खिलाफ। ही एविडेड टू आंसर द क्वेश्चंस डायरेक्टली, उन्होंने आंसर का ये जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना ठीक नहीं समझा और वो उससे बचने के लिए, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली उसका कोई भी जवाब देने की कोशिश नहीं की। तो इस तरीके से यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने इसका उपयोग किया है। ठीक है, when the CM was contacted and asked why no action was being taken against the dishonest traders and corrupt official, he evaded to answer the questions directly.
ठीक है, उन्होंने जवाब देने की कोशिश नहीं की और जवाब को उन्होंने टालम टोल कर दिया। ठीक है, ये रहा। अब तक हमने आज क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा है एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन जो हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है, उनके बीच अंतर क्या हो सकता है। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि डूअर ऑफ द एक्शन हो, लेकिन जब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन दोनों ही सेम हो तो हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस का यूज किया जा रहा है। जैसे माई वाइफ इज कुकिंग राइस, यहाँ पे माई वाइफ जो है वही करता है और वही काम करने वाली भी है। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट भी वही है और काम करने वाली भी वही है। तो ये दोनों चीजें जब सेम होंगी तो एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा राइस जो है वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट तो है, लेकिन काम करने वाली अभी भी माई वाइफ है, मतलब काम वाइफ के द्वारा किया जा रहा है, ना कि राइस के द्वारा। राइस पर तो बल्कि काम करने का जोर पड़ रहा है। ठीक है, तो जब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट या डूअर ऑफ द एक्शन जब डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है और पैसिव वॉइस में कार्य को महत्व दिया जाता है। एक्टिव वॉइस में कार्य करने वाले को पर जोर दिया जाता है और पैसिव वॉइस में जो काम हुआ है उस पर जोर दिया जाता है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम करेंगे कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को हम कहेंगे कर्मवाच्य। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने सेंटेंस देखा था रमन रोट ए बुक, तो यहाँ पे रमन इंपॉर्टेंट है, कर्ता पर जोर है, इसलिए एक्टिव वॉइस में है। ए बुक वॉज रिटन बाय रमन, तो ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर कर्म पर जोर दिया जा रहा है। तो जो काम किया गया है, बुक जो लिखी गई है उस पर जोर दिया गया है। ठीक है, पैसिव वॉइस का यूज का हमें कब करना है? जब जो काम किया गया हो उस पे हमें जोर देना हो, तब हम पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस का यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करने से हम बचेंगे जब कोई कर्ता दिया ही नहीं है और काम जो है उस पर जोर दिया जा रहा है। जैसे कुनिन टेस्ट इज बेटर बिटर, कुनिन इज बेटर व्हेन टेस्टेड, ये ठीक है, पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन हम इसको बनाने से बचेंगे। द रोज स्मेल स्वीट, रोज जो है गुलाब में से खुशबू कैसी आती है? अच्छी आती है, मीठी आती है। और यहाँ पे इस नीचे वाला जो पैसिव वॉइस है, द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, रोज को जब सूंघा जाता है तो उसकी खुशबू मीठी लगती है, ये बोलना एकदम बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पैसिव वॉइस का यूज हम ऐसी वाली कंडीशंस में करने से बचते हैं। पैसिव वॉइस का यूज हम कब करते हैं? जब साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसेस के बारे में बताया गया हो, मतलब काम करने वाले पे जोर नहीं दिया जाता, जो प्रोसेस चल रही है, जो कार्य चल रहा है, कार्य पर जोर दिखाया जाता है, ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे। जैसे कॉमन सॉल्ट इज गॉट फ्रॉम द सी। ऑब्जेक्टिव जब रिपोर्टिंग की जाती है, जब कार्य करने वाले पर जोर नहीं दिया जाता है, ऐसी कंडीशन में भी हम पैसिव वॉइस का यूज करना ज्यादा उचित समझते हैं। जैसे when the CM was contacted and asked why no action was being taken against the dishonest traders and corrupt officials, he evaded to answer the questions directly. ओके, तो इस तरीके से रहेगा। कल हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, और वेरियस फॉर्म्स हम बी की पढ़ेंगे और उसके बाद सारे रूल्स हम देखेंगे कि किस किस तरीके से चेंज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम 32nd चैप्टर चालू करेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है किसका? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। दोस्तों, जिन भी आपके साथ पढ़ने वाले जो भी दोस्त हैं जिनको इंग्लिश पढ़नी है, प्लीज़ उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो वीडियोस देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या सजेशंस हैं, तो उनको आप हमें ईमेल पे भेज सकते हैं। मैं आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा जब भी आपका ईमेल मुझे मिलता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस पे ये पहुँचे। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं ये सब्सक्राइब फिर बगैर कारण के आपसे करवाना चाह रहा हूँ। इसमें मेरा भी फ़ायदा है, ज़्यादा ऑडियंस अगर मेरे पास आती हैं, मुझे भी इसके लिए मोटिवेशन मिलेगा। आप सारी पॉलिसीज़ जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ाना होता है यूट्यूब पर। और लेकिन आप सबसे मेरा ये वादा है कि कभी भी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ये हमेशा के लिए आपसे फ्री रहेगा। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल अगर मैं चैनल के थ्रू यहाँ से देता हूँ तो कभी भी आपसे कोई भी फीस नहीं वसूली जाएगी। आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं करवाऊँगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक है, आपको पीडीएफ्स दी जाएंगी, नोट्स जो होते हैं, यहाँ पे जो भी मैं स्लाइड्स लिखूँगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बाकी की भी आपको मिल गई हैं सारी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको देखने को लिए मिल जाएगा कि मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की वहाँ पे जो पीडीएफ है वो डाल दी है। टेंसेस की मैंने पीडीएफ वहाँ पे डाल दी है। प्रपोजिशंस की पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दी है। ठीक है,
आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स की PDF भी मैं वहाँ पे डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से वो PDF ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा न्यू वैकेंसीज जो होती हैं वो भी मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, या वीडियोस पे जो भी रहते हैं उनकी PDF नोटिफिकेशन जो होती हैं उसकी डिटेल वहाँ पे डालता हूँ, वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा कि ये हमेशा के लिए फ्री रहेगा और इसमें क्वालिटी पर कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी। क्वालिटी हमेशा आपको 100% अच्छी मिलेगी। जिस भी एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ाऊँगा पूरे तरीके से पढ़ाऊँगा, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊँगा और कोई भी चीज़ आपकी छोड़ी नहीं जाएगी। बस आपको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लोग साथ में आपके पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर किया जाए, और अब अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि जो इस वीडियो को ज़्यादातर लोग लाइक कर रहे हैं, ज़्यादा समय तक वो देख रहे हैं, तो वो पॉलिसीज़ के हिसाब से वो वीडियो आगे पहुँचती हैं, ज़्यादा लोगों को दिखाई जाती हैं उनके सजेशन में, और वो उनको देखना पसंद करते हैं। फिर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को शेयर करेंगे और इनको लाइक करेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की तरफ पहुँचेगी। पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंग्लिश, मैं ये नहीं कहूँगा मैं सबसे अच्छी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों से बेहतर मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगा और आपको कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके अलावा टेलीग्राम का मैंने आपको बता दिया है, आपकी कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स या सजेशंस होते हैं आप हमें ईमेल पे भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़ने होंगे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेके आपको छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ, जिससे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जब आपसे कहा जाए तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।